नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हो गए खेल दुनिया की तमाम धड़कनों को समेट कर आपके लिए। और मैं हूं आपके साथ आज धर्मेंद्र और मेरे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मोना पारसारथी। मोना, स्वागत आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मोना, नया साल जी। और नए साल में पहला मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो बहुत करीबी अंदाज में भारतीय टीम जीतने में सफल रही, लेकिन अब कल एक बार फिर से मौका है कि भारतीय टीम इस साल की शुरुआत कहें कि सीरीज जीतने के साथ करे। कितनी उम्मीदें हैं कल के मुकाबले की? बिल्कुल। हालांकि पहले मैच में जो प्रदर्शन था, जैसे कि आपने कहा, नया साल, नई शुरुआत, नया कप्तान, नए खिलाड़ी, लेकिन जिस बेखौफ खेल की उम्मीद की जा रही थी, खासतौर पे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में प्रदर्शन किया था, तो लग रहा था कि कुछ वैसा ही कमाल वो श्रीलंका के खिलाफ भी कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत मुश्किल से भारत को जीत हाथ लगी, तो बहुत निराशा हुई होगी। हम आपके साथ इस खबर पर और जो हमारे पास आज की खेल खबरें उस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल पुणे में। मनिका बत्रा आईटीटीएफ की नई रैंकिंग में 35वें स्थान पर पहुंची। दुबई में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणय और पीवी सिंधु भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे और विश्व कप हॉकी में भाग लेने के लिए नीदरलैंड की टीम भुवनेश्वर पहुंची। शुरुआत क्रिकेट से ही करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच कल पुणे में खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीतकर नए साल में पहली श्रृंखला जीतना चाहेगा। कल मुंबई में पहले मैच में भारत को मेहमान टीम पर 2 रन से जीत मिली थी। एक रिपोर्ट। पहले मैच में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम बड़ी मुश्किल में जीत हासिल कर पाई थी। भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिससे टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर केवल 162 रन ही बना सकी थी। भारतीय पारी की शुरुआत में श्रीलंका के गेंदबाजों ने न सिर्फ कसी हुई गेंदबाजी करके दबाव बनाया, बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट भी झटके। इस दबाव से निकलने के लिए मेजबान टीम परेशान दिखी, लेकिन पारी के अंतिम 6 ओवर में दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की जोड़ी ने 68 रन बनाकर टीम को संघर्षपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि श्रीलंकाई टीम ने इस लक्ष्य का बखूबी पीछा किया। एक समय मेहमान टीम जीत के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन अपना पहला मैच खेल रहे शिवम मावी ने 4 और उमरान मलिक तथा हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट झटककर श्रीलंका को लक्ष्य से 2 रन पहले ही रोक दिया। अब दूसरे मैच को जीतकर अगर टीम इंडिया को सीरीज पर कब्जा करना है तो बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर टीम इंडिया श्रीलंका की युवा टीम के सामने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकी तो कल ही सीरीज पर कब्जा हो सकता है, अन्यथा शनिवार को होने वाले तीसरे मैच तक इंतजार करना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें, श्रीलंका की टीम उतनी अच्छी मानी नहीं जाती अगर भारत की बात करते हैं उसके मुकाबले में। तो ये जो इतना नजदीकी मुकाबला रहा, इसकी वजह क्या आप मानती हैं कि रोहित शर्मा टीम में नहीं है, विराट कोहली टीम में नहीं है, अगर हम बात करते हैं तो बुमराह टीम में नहीं है, रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, उसकी वजह से जो एक खालीपन टीम में आया है उसको ये युवा खिलाड़ी बेहतर तरीके से नहीं भर पाए? देखिए, जहां तक T20 प्रारूप की बात है तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कई मौकों पर संकेत दे चुका है कि इसमें ऑलरेडी जो ट्रांजिशन फेज की हम बात करते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, बदलाव के दौर की शुरुआत हो चुकी है और नई कमान जो संभाल रहे हैं वो हार्दिक पांड्या है, जिनके साथ एक नई टीम होगी। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि अभी फोकस T20 पर उतना नहीं है, क्योंकि अगले साल भारत को वनडे विश्व कप खेलना है, तो ये एक टीम तैयार करने के लिए उनको अच्छा मौका दिया गया है। और इसमें जैसे शिवम मावी ने पदार्पण किया भारतीय टीम में, युवा खिलाड़ियों की टीम थी, पहला ही मैच था, अपेक्षाओं का शायद बहुत ज्यादा बोझ रहा होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इन खिलाड़ियों के पास दबाव के हालात में खेलने का अनुभव नहीं है, क्योंकि लगभग सभी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और आईपीएल का दबाव हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव से अलग होता है, लेकिन जैसे आपने कहा सामने श्रीलंका की टीम थी जो बहुत ज्यादा मजबूत टीम नहीं मानी जाती है। तो उम्मीद यहां यही की जा रही थी कि भारतीय टीम अच्छे अंतर से धमाकेदार जीत दर्ज करती, लेकिन सिर्फ 2 रन से, और उसमें भी अगर ओवरऑल हम प्रदर्शन देखिए टीम का तो शिवम मावी, अक्षर पटेल
पटेल के बीच जो साझेदारी हुई, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल के बीच जो साझेदारी हुई, और शिवम मावी ने जिस तरह से 4 विकेट लिए, अगर इन तीनों के प्रदर्शन को निकाल दिया जाए तो भारत बिल्कुल हार की कगार पर था। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी मुश्किल से ये जीत मिली है। लेकिन एक जो खिलाड़ी है जिस पर की गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सलामी बल्लेबाज की हम बात कर रहे हैं। सलामी बल्लेबाजी में ईशान किशन तो कह सकते हैं कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में काफी अच्छा किया, जो बांग्लादेश के साथ सीरीज रही। उनको T20 का भी बहुत बेहतर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं एक जो अनुभव की कमी है उनके पास, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, कल भी लग रहा था कि बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विकेट गंवाया, आपको लगता है कि अभी और भी मैच्योर होने की उनको आवश्यकता है? निश्चित तौर पर क्रिकेट विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जो सलामी बल्लेबाजी की हम बात करें तो शुभमन गिल और ईशान किशन दोनों के बीच में होड़ है, और दोनों को ही मुझे लगता है अभी थोड़ा और मैच्योर खेलने की जरूरत है, क्योंकि T20 क्रिकेट में एक ओवर पूरी पारी का नक्शा बदल सकता है। और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से ईशान आउट होते जा रहे हैं, पूरे देश की नजरें उन पर थी जब वो आईपीएल में इतने महंगे बिके थे। उसके बाद वनडे में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 में वो उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पा रहे। शुभमन गिल की ही बात करें, शुभमन गिल पे भी निगाहें टिकी हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि इस साल वर्ल्ड कप होना है, भारत की मेजबानी में ही होना है, लेकिन शुभमन गिल आप क्या मानती हैं कि T20 से कहीं बेहतर खिलाड़ी वो वनडे क्रिकेट के हैं? बिल्कुल, क्योंकि तकनीक के धनी है वो। T20 क्रिकेट आमतौर पर माना जाता है लप्पेबाजी का खेल है, लेकिन शुभमन गिल एक गिफ्टेड खिलाड़ी है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो अपनी प्रतिभा का अभी तक पूरा उपयोग खुद नहीं कर पाए हैं, और उन्हें अभी खुद के साथ न्याय करने की जरूरत है। मावी ने बहुत बढ़िया पदार्पण किया, और हम कहीं न कहीं इसमें इस चर्चा में उमरान मलिक को भूल रहे हैं, जिन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट ली और 150 किलोमीटर की रफ्तार भी उन्होंने निकाली। तो आप क्या मानती हैं कि आने वाले समय में जो तेज गेंदबाजी का आक्रमण है हमारे भारतीय टीम के पास, उसमें इनकी भी एक बड़ी भूमिका होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। शिवम मावी की अगर हम पहले बात करें तो रणजी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं, और पहले ही मैच में रणजी में जब इन्होंने 2018-19 में पदार्पण किया था, पहले ही मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे। फिर दूसरे मैच में इन्होंने उड़ीसा के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। तो प्रतिभा तो थी, और पांड्या ने खुद कहा है कि केकेआर के लिए उन्होंने गेंदबाजी करते हुए देखा है और काफी प्रभावित हुए हैं वो मावी से। और बिल्कुल पहले ही मैच में उन पर वो दबाव नजर नहीं आया और बहुत ही खुलकर खेले। उमरान मलिक को सेंसेशन माना ही जा रहा है, 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं, और उन्हें मौके पर्याप्त नहीं दिए गए, इसको लेकर भी काफी आलोचना होती रहती है। तो अगर वो इस प्रदर्शन को बरकरार रख पाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में T20 में तेज गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य धुरी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले मैच में भारत ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन बहुत करीबी जीत रही भारतीय टीम की। अब कल भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, क्या क्या वो पहलू आपको लगते हैं जिसमें सुधार करने की जरूरत होगी? देखिए, एक तो पावर प्ले में जो रन बने हैं, 40 के करीब रन पावर प्ले में बने हैं। T20 क्रिकेट में इस तरीके का खेल होता नहीं है, और बाद में अक्षर पटेल से आखिरी ओवर गिराना, तो गेंदबाजी विकल्पों को भी आजमाने में अच्छा कैलकुलेशन कहीं न कहीं हार्दिक पांड्या को करना पड़ेगा। और दीपक हुड्डा को मैं जरूर यहां बोलना चाहूंगी कि लगातार मौके दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि जितने वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और एक फिनिशर की जो कमी महसूस होती है कभी टीम में, उस कमी को वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक वो इन एंड आउट जो होते रहे हैं टीम में से, कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास हिला था, लेकिन अब वो वापसी की राह पर दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि एशिया कप में जब उन्हें मौका दिया गया था वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, और T20 विश्व कप में जब ऑस्ट्रेलिया में उनको सिर्फ एक मैच दिया गया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और वो भी पर्थ जैसी पिच पर जहां वो 0 पर आउट हो गए थे, बतौर गेंदबाज उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहां पर वो एक 6-7वें नंबर पर जो अच्छा हरफन मौला होता है उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। आपने बहुत सही बात यहां पर की कि गेंदबाजी का उनका उतना अच्छा प्रयोग किया नहीं जाता। पिछली सीरीज की अगर हम बात करें, जब उनको गेंदबाजी कराई गई, कमाल का प्रदर्शन उन्होंने गेंदबाजी में भी किया था।
कल भी उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। क्या कहीं चूक हो रही है कप्तान से? मैं आपसे जैसे बोली कि हार्दिक पांड्या को जो गेंदबाजी विकल्प का जो उनका चयन होता है, उसको अब जैसे देखिए कि दिल्ली रणजी मैच भी चल रहे हैं अभी, और मनोज तिवारी ने दिल्ली के खिलाफ, बंगाल के जो कप्तान है मनोज तिवारी, उन्होंने शहबाज अहमद से गेंदबाजी कराई और उन्होंने मैच का पासा पलट दिया पूरा। तो गेंदबाजी विकल्प जब आप चुनते हैं तो उसमें बहुत ही कप्तान को प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखने की जरूरत है। क्रिकेट के बाद बात टेबल टेनिस की। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ ITTF की नई विश्व रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। वो महिला सिंगल्स रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 35वें स्थान पर पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट। महिला टेबल टेनिस में भारत को अपने शानदार प्रदर्शन से नए मुकाम तक पहुंचाने वाली मनिका बत्रा की रैंकिंग में सुधार नवंबर में एशिया कप में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से आया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के लिए ऐतिहासिक पदक जीता था। मनिका ने दुनिया की 6 नंबर की खिलाड़ी जापान की हिना हयाता और 7वीं रैंकिंग वाली चीन की चेन जिनटोंग को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था। मनिका महाद्वीपीय स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले पुरुष खिलाड़ी चेतन बबूर ने 1997 में रजत और साल 2000 में कांस्य पदक जीता था। 27 वर्षीय मनिका बत्रा टेबल टेनिस की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में पिछले साल फरवरी में पहुंची थी। एशिया कप के अलावा मनिका के लिए सीजन उतना अच्छा नहीं रहा। मनिका कॉमनवेल्थ गेम समेत 2 प्रतियोगिताओं के क्वार्टर फाइनल और 1 में सेमीफाइनल तक पहुंच पाई। उधर जी साथियान पुरुष सिंगल्स में 39वीं रैंकिंग के साथ भारत के शीर्ष वरीयता वाले खिलाड़ी बने हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय चैंपियन शरत कमल 3 स्थान के नुकसान से 47वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मनिका की इस उपलब्धि पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो नाकामी के बाद वापसी जिस तरीके से उन्होंने की है, वाकई में ये चैंपियन खिलाड़ी के लक्षण होते हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में काफी उनसे उम्मीदें थी पदक की पिछले प्रदर्शन को देखते हुए, लेकिन वहां से वो खाली हाथ लौटी। उसके बाद एशियन कप में उन्होंने अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाली जापानी और चीनी खिलाड़ियों को हराया और अकेली महिला खिलाड़ी बनी वहां पदक जीतने वाली। तो वापसी की है उन्होंने, और अभी अगले महीने उन्हें फिर एक टूर्नामेंट खेलना है, तो नजरें उन पर लगी होंगी जरूर। मनिका बत्रा ने कहें कि भारत में महिला टेबल टेनिस को एक नई पहचान सी दी है। निश्चित तौर पर जो स्थान टेनिस में सानिया मिर्जा का है और बैडमिंटन में साइना नेहवाल या PV सिंधु का है, वही स्थान टेबल टेनिस में मनिका बत्रा का भी है। बैडमिंटन की दुबई में 14 से 19 फरवरी तक होने वाली एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में दुनिया में 8वीं रैंकिंग वाले HS प्रणय और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता PV सिंधु भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ ने शीर्ष खिलाड़ियों को सीधे तौर पर चुना है, जबकि अन्य खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। वर्ष 2021 में यह प्रतियोगिता कोविड महामारी के कारण रद्द कर दी गई थी। इस खेल की भी अगर बात करें, पिछले कुछ वर्षों में भारत में इस खेल को एक जैसे नई पहचान सी मिली है, न सिर्फ पुरुष वर्ग में बल्कि महिला वर्ग में भी। बिल्कुल पहचान मिली है, और पिछले साल ये टूर्नामेंट हुआ नहीं था, लेकिन उस अवधि में 2019 से लेकर अब तक भारतीय बैडमिंटन कहां से कहां पहुंच गया है। पुरुष टीम ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा, और महिला टीम तो ओलंपिक मेडलिस्ट है ही महिला टीम में। और ये टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें शीर्ष खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश दिया गया है। तो साइना नेहवाल इससे बाहर है, लेकिन PV सिंधु पर नजरें होंगी, और आकर्षी कश्यप है उनके साथ। पुरुष वर्ग में भी उम्मीदें हैं पदक की, और युगल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन अभी उन्होंने जीता है, तो उनसे भी काफी उम्मीदें होंगी पदक जीतने की। भी बात कर लें, नीदरलैंड की टीम FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच चुकी है। टूर्नामेंट का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी तक होगा। नीदरलैंड की टीम के भुवनेश्वर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वो इस प्रतियोगिता के लिए पहुंचने वाली पहली टीम है। उसका पहला मैच 14 जनवरी को मलेशिया के साथ होगा। और टेनिस से खबर यह है कि दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने सर्बिया के मियोमिर इकमानोविक को 6-0, 6-3 से हराया। अब उनका मुकाबला करेन खचानोवा से होगा। महिला सिंगल्स में आर्याना सबालेंका ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना रही है। अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं मोना की समय नहीं है बिल्कुल भी। कल फिर हम ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ मिलेंगे अपने श्रोताओं के साथ। फिलहाल आपको स्टूडियो में आने के लिए
मोना पारसारथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।